Hello, everybody. Welcome to KSR Tani Education. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss chapter number 7 of class 11th OCM गुजरात बोर्ड का हम डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 7 का नाम है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है. मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी अगर आपको देखना है तो. इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बाद ग्लोबल एंटरप्राइज, जॉइंट वेंचर, या जितना हम कवर कर पाए इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो चलो बिना देर किए शुरुआत करें इस वीडियो की. पब्लिक सेक्टर के बारे में हमने जब प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो एक उसके बारे में मैं चीज़ बताऊं जो आपको प्राइवेट सेक्टर से आप डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा इजी हो जाएगा. पब्लिक सेक्टर जो है वो ओन कौन करेगा? गवर्नमेंट. प्राइवेट सेक्टर कौन ओन करेगा? तो हम लोग, जो कंट्री के पीपल हैं. प्राइवेट सेक्टर जो है इकोनॉमी का ओल्डेस्ट फॉर्म है. बिजनेस एक्टिविटीज खुद ही प्राइवेट सेक्टर में शुरू ही हुई हैं. बिजनेस कहाँ शुरू हुआ? तो प्राइवेट में शुरू हुआ. पुराने दिनों में बिजनेस एक्टिविटीज प्राइवेट लोग ही हैंडल करते थे. पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर की कुछ लिमिटेशंस के कारण आया, कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ ऐसे लिमिटेशंस थे, कुछ ऐसी बुराइयां थी जिनके कारण पब्लिक सेक्टर आया. जिसमें सबसे बड़ी बुराई थी उनका प्रॉफिट, कि प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को भी एक्सप्लॉइट करता था, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा. और साथ साथ में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी थी उस टाइम की कि पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा. स्पेशली अगर हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकता है. आज भी प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा कंट्री क्या, कोई भी कंट्री, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरली अगर होता है तो प्राइवेट सेक्टर के कारण ही होता है. लायन शेयर जो है, मतलब हमारी नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर से आता है. प्राइवेट सेक्टर बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहा है. समय के साथ, सिचुएशन के साथ प्राइवेट सेक्टर में बदलाव आने लगे. सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को नेगेटिवली लेने के बजाय पॉजिटिवली लिया, और उन्होंने बहुत बहुत से ऐसे स्टेप्स उठाए कि प्राइवेट सेक्टर को और इजीली आगे बढ़ाया जाए, ग्रो किया जाए. मीनिंग की बात करें, जब कोई बिजनेस कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैनेज करता है, ओन करता है, और उनका ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, इसको बोलेंगे अपने प्राइवेट सेक्टर. इंडिविजुअल ओनरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब प्राइवेट सेक्टर के पार्ट्स हैं, जो हम प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इफ यू वांट आप चेक कर सकते हैं. आई बटन में अगेन मैं डाल दूंगी. कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ओल्डेस्ट फॉर्म है प्राइवेट सेक्टर, जो है बिजनेस का ओल्डेस्ट फॉर्म है. बिजनेस शुरू ही हुआ था प्राइवेट से. आज भी हमारी कंट्री के इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. बिग शेयर इन इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर का हमारी इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्लेस है. डिफिकल्ट है अगर आप अपनी इकोनॉमी को इमेजिन करें बिना प्राइवेट सेक्टर के. आप इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी इकोनॉमी को बिना प्राइवेट सेक्टर के. प्राइवेट सेक्टर शुरुआत से ही, इंसेप्शन का मतलब है शुरुआत से ही, चेंजेस को बहुत इजीली अडेप्ट कर लेता है. जैसे जैसे टाइम और सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, प्राइवेट सेक्टर उसको फट से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं आती. प्रॉफिट को वो प्रायोरिटी देते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो मानते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा भी होगा, बिजनेस हमने जब पढ़ना शुरू किया था बिजनेस स्टडीज को, तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका प्रॉफिट, लेकिन साथ साथ में बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं. तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, लिटरेसी है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट लोग करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है. तो प्रॉफिट के साथ साथ उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी ध्यान दिया है. प्राइवेट सेक्टर हर कंट्री में आपको मिल जाएगा. इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू विल फाइंड प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ कानून भी बनाए जाते हैं. वो कानून हो सकते हैं अलग कंट्री में अलग अलग हो, पर प्राइवेट सेक्टर हर कंट्री में एक्सेप्टेड है. इंक्लूजन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में एमएनसीज बोलते हैं. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जब वो एक से ज्यादा कंट्री में करते हैं, सपोज आपकी फर्म है, आप इस समय यूरोप में रहते हैं, आपने अपना ही बिजनेस यूरोप के अलावा एशिया में भी फैला रखा है, अलग अलग कंट्रीज में है आपका बिजनेस, तो इस ऐसी कंपनी को अपने बोलेंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. इनका सबसे ज्यादा जो मतलब बढ़ने का शुरुआत हुआ, वो हुआ 19th सेंचुरी में. ठीक है, राइट नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तब सबसे वो चलते आ रहा है. बहुत सी कंपनीज हैं जो प्रोडक्शन और सेलिंग जो है एक से ज्यादा कंट्रीज में करती हैं, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो इम्प्रूव होता है. फिर आती है बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की. मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को
आज भी कौन देता है? प्राइवेट सेक्टर देता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। सब ग्रेजुअली एक के पीछे एक होते जा रहा है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस की बात करें तो ओनरशिप जो है सेंटर या स्टेट में रहता था। पब्लिक सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जॉइंटली दोनों में, जबकि प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करेंगे, यानी मालिक वो लोग होंगे। कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर सरकार का ओनरशिप है तो कंट्रोल भी सरकार का रहेगा। यहाँ पर सरकार कुछ कानूनों के जरिए इन पे कंट्रोल रखती है, पर कंट्रोल रखना जरूरी भी है। मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर का होता है वेलफेयर, लोगों की भलाई, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपना खुद का प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर में क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रॉफिट को ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल है। इसके कुछ टाइप्स हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल कौन कौन है? इंडिविजुअल ओनरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। इस चैप्टर का जो थर्ड टाइटल था, मतलब टाइटल्स में एक ही टाइटल है, बट तीसरा जो टॉपिक था वो था ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब है कोई भी बिजनेस यूनिट जिसने अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज से हटकर, उससे बाहर जाकर के अपने एक्टिविटीज को एक्सपांड करा है। और कौन सी एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज उन्होंने अपने कंट्री से बाहर भी करा है, उसको अपने बोलेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस दो टाइप के होते हैं मेनली। एक है डोमेस्टिक, जो आपके कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही वर्क करेगा। एक है आपका ग्लोबल, जो कंट्री के बाउंड्रीज को कहीं पर भी लिमिट नहीं मानेगा। वो एक कंट्री के हजारों तो नहीं है, बट जा सकता है मल्टीपल कंट्रीज में। इंटरनेशनल एंटरप्राइज, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज और ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज इसके टाइप्स हैं। एक एक करके सबको समझेंगे। पहली बात आती है डोमेस्टिक और लोकल एंटरप्राइजेस की। तो जो एंटरप्राइजेस अपने बिजनेस एक्टिविटीज को सिर्फ और सिर्फ कंट्री के लैंड और वाटर बाउंड्रीज के अंदर ही सीमित रखते हैं, इनको अपने बोलेंगे डोमेस्टिक या लोकल एंटरप्राइज। ये जो है इनमें बिजनेस पॉलिसीज जो हैं, उनकी बिजनेस पॉलिसीज नॉर्मली कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चलती है। मतलब अगर मेरा बिजनेस इंडिया में है तो मैं इंडिया के कानूनों को फॉलो करूंगी, इंडिया की पॉलिसीज के हिसाब से मुझे अपना बिजनेस पॉलिसी बनाना पड़ेगा। जबकि जो सेकंड नंबर आता है ग्लोबल एंटरप्राइज, तो जो भी बिजनेस यूनिट अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को अपने कंट्री के बाउंड्रीज से भी बाहर ले जाता है, वो ग्लोबल एंटरप्राइज। फिर वो भले एक ही कंट्री में क्यों ना लेके गया हो, इंडिया से पाकिस्तानी क्यों ना लेके गया हो, इट विल बी नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइज। डोमेस्टिक बिजनेस इनका पहले होता है, मतलब शुरुआत वो लोग, जाहिर सी बात है, शुरुआत वो डोमेस्टिक बिजनेस से करेंगे, अपने कंट्री में ही करेंगे। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को स्प्रेड करते जाएंगे फॉरेन कंट्रीज में, और इनको बोलेंगे अपने मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, जो धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में चलते जाते हैं। शुरुआत वो डोमेस्टिक बिजनेस से करेंगे, फिर वो एक एक दूसरे दूसरे कंट्रीज में चलते जाएंगे और फॉरेन कंट्रीज में अपने विंग्स स्प्रेड कर देंगे। ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो प्रोडक्शन, सेलिंग और इन्वेस्टिंग पूरे विश्व में करते हैं, पूरे विश्व में, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड। जरूरी नहीं है ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेल्थ हर जगह से मिल जाता है, हर जगह से इनका प्रॉफिट आता है। वर्ल्ड मार्केट में ये बड़े फेमस होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एप्पल, आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इनके। तो पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस इन मोर देन वन कंट्रीज। जो ट्रांसलेशन इसकी ग्लोबल एंटरप्राइज के कैरेक्टरिस्टिक की अपने बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। इनका बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में होता है, अलग अलग वेज में होता है, और वो भी एक ही टाइम पे। प्रायोरिटी जो है इनकी होती है रीजनल एस्पेक्ट्स पे। मतलब जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इनका वो ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ होता है कि वहाँ के लोगों की क्या जरूरत है। हर कंट्री का अलग रिलीजन होगा, सोशल कल्चर होगा, इकोनॉमिक और बिहेवियरल सेटअप होगा। हर कंट्री में अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाएंगे। तो ग्लोबल एंटरप्राइज इनको ध्यान में रखता है और उस हिसाब से बिजनेस एंटरप्राइज को एक्सपांड करता है। जैसे आपने देखा होगा चाइना से हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट की प्लास्टिक की चीजें आती हैं। तो ये प्लास्टिक की चीजें हमारे यहाँ क्यों आती हैं? क्योंकि हम इनको यूज करते हैं, सिंपल सी बात है।
साइज एंड सेल्स जो है इनका बहुत 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 बड़ा होता है, ह्यूज होता है। मोस्ट केसेस में नेशनल इनकम जो है कुछ स्मॉल कंट्रीज की भी कम होती है इनकी सेल्स से। मतलब आप कोई स्मॉल कंट्री ले लीजिए, स्मॉल कंट्री है, सपोज उस कंट्री का नाम है जेड, उसकी नेशनल इनकम इतनी नहीं होगी जितनी इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज की होगी सेल्स, ठीक है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, फाइनेंशियली ग्लोबल एंटरप्राइज बहुत ही ज्यादा साउंड होते हैं, ये बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं। बहुत टाइम ये नेग्लिजिबल प्रॉफिट पे भी ऑपरेट कर जाते हैं, मतलब इनका प्रॉफिट एकदम ना बराबर होता है, या इनको कभी कभी लॉस भी करना पड़ता है अपने मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनका जो बैकअप है, जो फाइनेंशियल बैकअप है वो बहुत साउंड है, तो वो बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन और सेलिंग कर सकते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, क्योंकि इनके हाथ में पैसा है तो इनका पॉलिटिकल रीच भी बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत से केसेस में ये कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी को भी असर करते हैं, और क्यों? क्योंकि इनका पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंच होता है। लॉयल्टी, ग्लोबल एंटरप्राइजेस भले ही कितने भी कंट्रीज में काम कर रहे हों, लेकिन वो सबके साथ लॉयल नहीं होंगे जितने ज्यादा वो लॉयल अपने पेरेंट नेशन के साथ होंगे। सपोज कर लीजिए, इसका एग्जांपल है, इंडिया में कोई कंपनी बनी है और वो पूरे विश्व में बिजनेस अपना कर रही है, मोबाइल की कोई कंपनी ले लीजिए, वो पूरे विश्व के कंट्रीज के साथ उतनी लॉयल नहीं रहेगी जितनी अपने इंडिया के साथ रहेगी। इमरजेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज, हमारे ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो हैं वो शुरुआत से ही सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज में पाई जाती हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ये बिजनेस करती हैं। और उनको मोस्टली बिजनेस मिलता कहाँ से है? तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से मिलता है, जो उनसे नीचे वाले लेवल पे होंगे ऑब्वियसली। मैसिव एक्सपेंडिचर ये लोग करते हैं R&D पे, रिसर्च और डेवलपमेंट में, और ये हमारी लाइफ के लिए भी बड़ा जरूरी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट हम करें। ग्लोबल एंटरप्राइजेस बहुत ही बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं R&D पे। क्यों? क्योंकि अपना नॉलेज उनको इम्प्रूव करना होता है। उनकी इनकम का बड़ा अमाउंट जो R&D पे जाता है कि कौन से न्यू प्रोडक्ट्स अपने को बनाने हैं, कौन सी सर्विसेज देनी है, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कंसिस्टेंटली यूज करना है, डेवलप करना है, और इसके बाद ही वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पैसा भले लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर उस पैसे को लगाने के बाद उसका 10 गुना वहां से मिलेगा भी। और वो कैसे मिलता है? जब उनका राइट रिसर्च और डेवलपमेंट होगा तभी, ठीक है। और ये जो है हमारी लाइफस्टाइल में बड़े बहुत सारे चेंजेस भी लेकर के आते हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम तक पहुंचाते हैं, और होम कंट्री से वो चीजें यहाँ पर आती है। मतलब सपोज कर लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ बेच रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट हमारे वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी से अच्छा ही होगा, क्योंकि वो हमारे से डेवलप्ड कंट्री है। तो क्योंकि ये अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे तरफ लाते हैं, हमको बेचते हैं, तो हमारे होम होम कंट्री से, मतलब उनके होम कंट्री से हमारी जो है आकर के लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, हमारी लाइफ उल्टा अच्छी हो जाती है। और क्यों? इसका भी एक और रीजन है। ये शुरुआत करेंगे बेसिक नेसेसिटी से, ये उसी चीज को सबसे ज्यादा बेचेंगे जो हमें जरूरत है, ठीक है। इंडिया और ग्लोबल एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो 1991 से पहले ग्लोबल एंटरप्राइजेस इंडिया में नहीं आते थे, बहुत कम थे। जब से हमने 1991 में लिबरलाइजेशन यानी एलपीजी का पॉलिसी लाया, तब से हमारे यहाँ पर ग्लोबल एंटरप्राइजेस का एंट्री और उनका बढ़ना फास्ट हो गया। ग्लोबल एंटरप्राइजेस को हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनियां, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है। इन कंपनीज की जो लिस्ट बनाते हैं, बनाया जाता है जब, तो ये दो तरह से बना सकते हैं अपने, कि दो जो दूसरे कंट्री से आए हैं हमारे कंट्री में बिजनेस करने, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। एग्जांपल है कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, नोकिया, सोनी, जनरल मोटर्स और ये सब। रिसेंट ईयर्स में इंडिया की कंपनीज ऐसी हैं जो दूसरे कंट्रीज में बिजनेस स्प्रेड करने गई हैं। उनका एग्जांपल है इन्फोसिस, रिलायंस, मारुति, विप्रो, ओएनजीसी, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और ये सारी। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह की कंपनीज हैं। एक कंपनी वो है जो बाहर से हमारे कंट्री में आई, और एक कंपनी वो है जो हमारे कंट्री से बाहर के कंट्रीज में गई। इंडिया बेस्ड बिजनेस हाउसेस जो हैं अब बढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया में भी बिजनेसेस अब बढ़ रहे हैं और वो फॉरेन मार्केट्स में जा भी रहे हैं। ये एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज को देते हैं। इनकी सेल और इनकम जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। ग्लोबल एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्यों? क्योंकि उनका ह्यूज कैपिटल होता है,
अच्छी इमेज होती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मीनिंग अगर हम देखें तो ऐसा बिजनेस यूनिट जिसमें वो दूसरे बिजनेस यूनिट से हैंड्स ज्वाइन करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, इसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर। इसमें दोनों की भलाई होती है। ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, या ग्लोबल एंटरप्राइज भी हो सकता है। ये एंटरप्राइजेस बहुत ही लंबे समय के लिए चलते हैं। बिजनेस यूनिट कोई भी जो साइज का हो वो एक दूसरे से मेल मिलाप कर सकते हैं, दोनों साथ में आ सकते हैं टू सेफ गार्ड देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्रॉफिट को करने के लिए, इन सब के लिए वो लोग आते हैं। जॉइंट वेंचर्स जो हैं ये भी म्यूचुअल रिक्वायरमेंट्स अपने एक दूसरे की फुलफिल करनी जरूरी है। मतलब क्या, सपोज कर लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है वाई, दूसरी का नाम है जेड। दोनों ने सोचा कि हम कोलैबोरेट करेंगे, जॉइंटली बिजनेस करेंगे। तो ये क्यों करेंगे? सपोज कर लीजिए कि वाई के पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, सपोज कर लीजिए जेड के पास वो अच्छी है, और दूसरा सपोज कर लीजिए कि जेड के पास प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं है और वो पैसे वाई के पास हैं। तो दोनों का एक दूसरे में कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, तभी जाकर के ये दो एक दूसरे के साथ आएंगे ना, बिना फायदे के तो कोई आएगा नहीं। जॉइंट वेंचर्स अगर दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस के बीच में होता है और वो भी दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप दोनों कंट्रीज के रूल्स को फॉलो करें। जो भी उस कंट्री का रूल है यू हैव टू फॉलो बोथ ऑफ देम। जॉइंट वेंचर में दो बिजनेस यूनिट्स जो हैं अपने अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि वो अपने आप में एक्टिविटीज में बेस्ट कर सकें, अपने एक्सपर्टाइज को यूज कर सकें और बिजनेस रिस्क को इजीली हैंडल कर सकें, और प्रॉफिट को वो एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है जॉइंट वेंचर का वो ये है कि वो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, क्रिएट और एक्सपांड करना चाहते हैं मार्केट को। रिसेंटली ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स रहे हैं जिन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ, मतलब एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कर रही है। ये जो जॉइंट वेंचर्स हैं ये एक दूसरे की कैपेसिटीज को यूज करते हैं, अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज करते हैं, डेवलप करते हैं। कैसे? सपोज कर लीजिए एक इंडस्ट्री आपकी है और एक आपके फ्रेंड की है। आपके अलग जो होंगे ग्राहक होंगे, उनके अलग ग्राहक होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों का फिर एक साथ आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ग्राहक बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन टेक्निक उनका इम्प्रूव हो जाता है। फाइनेंशियल रीजंस के लिए भी ये कभी कभी एक दूसरे के साथ आते हैं। सपोज मेरे पास स्किल्स हैं, आपके पास पैसे हैं, तो हम दोनों कोलैबोरेट अगर करते हैं तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। हमारे इंडिया में जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी अलग से लॉ नहीं बनाया हुआ है। कोई भी कंपनी इंडिया में अगर वो लिस्टेड है तो उसको डोमेस्टिक कंपनी ही माना जाता है। जॉइंट वेंचर्स हमारे इंडिया में आज बहुत अच्छे खासे तरीके से काम कर रहे हैं। जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस जिनको पार्टनरशिप करनी है और वो यहाँ तो मान लीजिए वो इंडिया के भी नहीं है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं जिनको इंडिया के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, उनको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये अप्रूवल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी लिया जा सकता है, उनकी पॉलिसीज के हिसाब से भी लिया जा सकता है, या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है एक, वहां से भी लिया जा सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दोनों पार्टीज के लिए बड़ा प्रॉफिटेबल है। जॉइंट वेंचर जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, एक दूसरे को वो साथ देते हैं, एक दूसरे को कैपेबिलिटीज जो है उनकी उनकी वो साथ आ जाती हैं और वो आगे प्रॉफिट अर्न करते हैं। इनके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और इनकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। दोनों पार्टीज जो जॉइंट वेंचर्स में आ रही हैं, अच्छा जॉइंट वेंचर में दो या दो से ज्यादा पार्टीज आ सकती है ना, ये अपने रिसोर्सेज को, अपने कैपेबिलिटीज को शेयर करते हैं और जो उनके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज है वो बढ़ जाएंगे और जॉइंट वेंचर में सब अच्छे से प्रगति होने लगती है। थर्ड पॉइंट जो आती है वो है आपका न्यू टेक्नोलॉजी। जॉइंट वेंचर में क्योंकि दोनों साथ में आ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होगा, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनेंगे क्योंकि अच्छा टेक्नोलॉजी है। टाइम, कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इफेक्टिवनेस, इन सब के कारण प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा हाइक पे चला जाता है, बढ़ जाता है। न्यू मार्केट्स आप डेवलप कर सकते हैं जहां पहले आपको एंट्री करने से डर लगती थी, जिस मार्केट में कि मैं ये प्रोडक्ट बना पाऊंगा या नहीं, या मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास किसी का सपोर्ट है। जब कोई एक बिजनेस यूनिट दूसरे यूनिट के साथ आता है तो न्यू मार्केट वो डेवलप कर लेते हैं। जब एग्जांपल दिया है यहाँ पर
कि जब आप किसी अनदर कंपनी के साथ, सपोज कर लीजिए वो दूसरी कंपनी फॉरेन कंट्री की है, तो फॉरेन के कंपनी के जो मार्केट्स हैं वहां का भी आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा, प्लस फॉरेन वाली कंपनी के लिए इंडिया के मार्केट्स का दरवाजा खुल जाएगा। बहुत सी कंपनीज कंटिन्यूअस ग्रोथ कर लेती हैं जॉइंट वेंचर में, और साथ साथ में फॉरेन मार्केट में भी एंटर कर जाती हैं जब उनका मैक्सिमम सेल हो जाता है डोमेस्टिक मार्केट में। मतलब जब वो इंडिया में सेल करके एकदम फिनिश कर चुके हैं कि हाँ हमने इंडिया में बहुत बेच लिया, अभी भी बहुत बिक्री हो रही है और डिमांड जो है आउट ऑफ इंडिया भी हो रही है, तो आप डोमेस्टिक मार्केट को क्रॉस करके ग्लोबल मार्केट में भी पहुंच जाएंगे। इनोवेशन में अगर हम देखें तो जॉइंट वेंचर से आप नए नए न्यू और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में ला सकते हैं। फॉरेन पार्टनर्स आपके लिए बेनिफिट लेकर के आएंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी लाएं, न्यू आइडियाज लेकर के आएं। फिर आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो आप ज्यादा प्रोड्यूस भी कर पाएंगे, प्लस आपका कॉस्ट भी कम लग जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है। इंक्रीज इन बिजनेस क्रेडिट, आपका बिजनेस जो है उसका लोगों पे, जो लोगों का भरोसा है आपके बिजनेस पे वो भी बढ़ेगा, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और आपका जो बिजनेस है धीरे धीरे आप उसको एक इंडियन पार्टनर को यूज कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम को यूज करने के लिए। मतलब आप सपोज कर लीजिए आप किसी बड़े इंसान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर में जा रहे हैं, तो उसका ब्रांड नेम जो है अब आपको भी यूज करने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक न्यू अरेंजमेंट है, और जैसा ये नाम बता रहा है कि इसमें सरकार भी होगी और हम लोग भी होंगे, इंडिविजुअल्स भी होंगे। 1991 में जैसे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो पहले हमारे यहाँ नहीं थे अवेलेबल, पर अब हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अब फॉरेन मार्केट आ चुका है। इसीलिए हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, रोड्स चाहिए थे, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स चाहिए थे, अच्छे खासे शॉपिंग मॉल्स चाहिए, सब चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इसीलिए आपको लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। सपोज एयर सर्विसेज के लिए एयरपोर्ट चाहिए, बाकी की सारी फैसिलिटीज जो हैं अगर आप बोट से भी लेकर के आ रहे हैं तो उसके लिए भी तो पोर्ट चाहिए। तो नई और मॉडर्न कार अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा रोड जरूरी है, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी था। उसके लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही थी, तो प्राइवेट सेक्टर ने वो इन्वेस्टमेंट कर लिया। लेकिन मोनोपोली का डेंजर था कि प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो मोनोपोली हो जाएगी ना उनकी, तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर नहीं किया। उन्होंने एक नया अरेंजमेंट लेकर के आया जिसमें गवर्नमेंट लैंड देती है कुछ भी बनाने के लिए, उस पे इन्वेस्ट यानी पैसे प्राइवेट करती है, फीस भी जो उसके बाद जो फीस लिया जाता है ना, जैसे रोड बनता है तो टोल टैक्स लिया जाता है, तो जो फीस होती है वो भी प्राइवेट वाले ही लेते हैं पर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, मतलब कुछ सालों तक ही, या कुछ जो भी उन्होंने डिसाइड करा है। उसके बाद उस पर्टिकुलर मतलब उस ड्यूरेशन तक मेंटेनेंस भी प्राइवेट वाले लोग ही करते हैं। फिर वो ड्यूरेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वापस दे देगा किसको, सरकार को, और फिर उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसके हो जाएगी, गवर्नमेंट की। इसका बेस्ट एग्जांपल है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे। फिर आती है बात पब्लिक यूटिलिटी की, कि बहुत ज्यादा इंक्रीज है हमारे यहाँ पर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरी है हमारे लिए, विलेजेस और सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी में बहुत सी ऐसी सर्विसेज और यूटिलिटीज हैं जो जरूरी हैं। ये सर्विसेज और यूटिलिटीज हर रोज हर जगह पहुंचाई जाती है। एग्जाम्पल है मिल्क, है ना, तो इनको अपने बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हम बेसिक वाटर बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, गैस, सेवरेज यानी कचरे को बाहर निकालने का काम। तो इनमें अगर मान लीजिए कहीं कोई रुकावट आ गई, डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है, रुकावट आ जाना, अगर रुकावट आ गई तो पब्लिक लाइफ जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। सपोज कर लीजिए कचरा उठाने वाली गाड़ी हर रोज ना आए तो, या एक भी दिन ना आए तो ऐसे में जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको हैंडल करती है इन सारी चीजों को, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है हर सिटीजन को हर रोज मिलती है, उसके नियरेस्ट पॉइंट पे मिलती हैं और लो कॉस्ट पे मिलती हैं। ये सर्विस हर किसी को उपलब्ध है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। फिर आती है बात कि ये जो उन्होंने आइडियोलॉजी लाया था प्राइवेटाइजेशन का 1991 में, उसके बाद कंपटीशन जो है इस फील्ड में आने लगा है। बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो किए हैं पार्लियामेंट ने।
तो पहले से ज़्यादा अच्छे चेंजेस जो हैं पार्लियामेंट ने लाए हैं। पहले गवर्नमेंट के पास पॉलिसी मोनोपोली थी इसकी, किसकी? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़ की। लेकिन अब क्योंकि कानून बदल गए हैं तो प्राइवेट लोग भी इसमें आने लगे हैं। टेलीफ़ोन सर्विस भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। पहले कानून के हिसाब से सरकार ने ये डिपार्टमेंट बनाया था, सरकार के पास मो मोनोपोली थी, लेकिन अब कानून बदल गए हैं। तो हमारे टेलीफ़ोन सर्विसेज़ एक से ज़्यादा कंपनीज़ हमको प्रोवाइड करती हैं। एग्ज़ाम्पल है जियो, एयरटेल ये सब। इस फ़ील्ड में भी कॉम्पिटिशन आ गया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट भी इनके साथ कॉम्पिटिशन में खड़ी है, ताकि कंज़्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके और उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। गवर्नमेंट कंपनी कौन-सी है पता है टेलीफ़ोन सर्विस की? वो है आपकी बीएसएनएल, जो कि बहुत कम चलती है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की जो मैनेजमेंट है, वो उसका ध्यान कौन रखता है? विलेज पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका, वो जैसा उनका लेवल होता है। स्टेट लेवल पे ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विस, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनका ध्यान रखते हैं, जिनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। या गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन इनका ध्यान रखेगी, या पब्लिक कॉर्पोरेशन इसको अपने बोलते हैं। नेशनल लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, कंपनी और कॉर्पोरेशन ध्यान रखते हैं। जीएसआरटीसी जो है आपका, गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये जो है हमारे इधर बस सर्विसेज जो हैं गुजरात में, उसका ध्यान रखता है। तो सिंपली अगर हम बात करें, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो हमारे लाइफ को ईज़ी बनाएँ, हमको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करके, और ऐसी सर्विसेज से हमारी लाइफ जो है बहुत सिंपल हो जाती है। चलो चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इसको आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके जितने भी कलीग्स हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग अगेन। होपफुली आपको समझ आ गया। जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रीच आउट करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।